किसी कारण से आपके पास में पैसा का दिक्कत आ गया, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है घर में अचानक से ही, तो उस कंडीशन में आपका पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगा। और एपी का जो मेन काम है वो आपके रीजनिंग स्किल्स को वो बढ़ाने का काम करता है। एन यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एपी। आज के क्लास में केवल और केवल पूरे के पूरे आर.डी. शर्मा का जो कोर कॉन्सेप्ट्स होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केवल कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब वापस जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। देखिए, दो बात हमेशा ये याद रखिए, आज के क्लास के जो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में बोले थे, अगर आप सही मायने में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो और आपको ये मन कर रहा है कि हमको जो सो किसी कारण से एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई को, मतलब ऑब्वियस बात है पढ़ रहे हैं मगर पढ़ाई को एफर्ट करने का मतलब बुक्स का दिक्कत आ रहा है या किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो पहली बात तो ये कि इस वीडियो के लास्ट में कोशिश ये किया जाएगा कि कम से कम कुछ ना कुछ आपको आर.डी. शर्मा जो मेरे पास बुक है उसका आपको फोटोकॉपी दे दिया जाए। दूसरा बात ये है कि अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं और आपको पैसे का दिक्कत ना है, मेरी तरफ से जो कोशिश होगा मैथ को लेकर के खास करके वो ये है कि आप मेरे पास में कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आकर के पढ़ते हैं तो भी आपका पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल भी फ्री होगा, एक पैसा नहीं लेंगे। मगर आप पढ़ने वाले होंगे केवल उसी कंडीशन पे, ये नहीं कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है भीड़ लगा रहे हैं, वो उस कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल अगर आप पढ़ने वाले हैं और पढ़ना चाहते हैं और किसी कारण से आपके पास में पैसा का दिक्कत आ गया, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है घर में अचानक से ही, तो उस कंडीशन में आपका पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगा। ऑनलाइन अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, मान लीजिए यूट्यूब के थ्रू आप नहीं पढ़ पा रहे किसी कारण से, मोबाइल का डाटा में पैसा जा रहा है या फिर कुछ और कारण हो सकता है, क्योंकि गरीबी देखिए मजबूरी बहुत तरह का आता है ना, तो जब कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा तो उस वक्त हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आइए, बिना एक पैसा फ़ी पेड किए हुए आपको पढ़ाने का पूरा गारंटी मेरा, वो भी अच्छा क्वालिटी के साथ में, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मिलेगा, बिल्कुल इस चीज़ के निश्चिंत रहिएगा। खैर, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल ही दिया गया, एपी लिखते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका ज़रूरत क्यों महसूस हुआ। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो पहले इसकी ज़रूरतों को समझते हैं। ज़रूरत इसका खास करके, वैसे तो आम जीवन में जो इसका यूज़ होगा वो खास करके अगर हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि अगर आप तो 10th क्लास में हैं, अभी आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं, आप अपने मन में एक धारणा को बहुत अच्छे तरह से बैठा लिए कि मेरा आईटी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होते इस उम्र में लेकर के कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा होगा, क्योंकि वक्त और हालात के हिसाब से कभी कभी सिचुएशन चेंज होता है और हम लोग खुद उसी के हिसाब से ढाल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं, बचपन में हर एक बच्चा में से लगभग बच्चा ये चाहता है कि वो पायलट बने, कोई बच्चा चाहता है डॉक्टर बने, कोई बच्चा चाहता है इंजीनियर बने, मगर क्या वो अपने आप को उस पैशन को फॉलो कर पाता है? तो इसका जवाब मिलता है नहीं। अपने घर के अगल बगल के लोगों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, रेलवे है, एसएससी है, किसी के फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय में के लिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स को लिखते हैं उस वक्त में सीक्वेंस एंड सीरीज़, यानी कि आपके पास मिसिंग नंबर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो एपी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और एपी का खास करके काम ये है कि आपके सोचने समझने के थिंकिंग स्किल्स को वो बढ़ाने का काम करता है। एपी का जो मेन काम है वो आपके रीजनिंग स्किल्स को वो बढ़ाने का काम करेगा। जैसे आपके पास में सोचने का क्षमता बढ़ेगा वैसे 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 ये क्या करेगा, आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एपी होता क्या है अब इसके बारे में समझ लेते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस में होगा ये कि दो नंबर के बीच का, यानी जितने भी तरह का टर्म या सीरीज़ आपके पास में लिखा हुआ होगा उस सीरीज़ के बीच का डिफरेंसेस अगर सेम आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये एपी के फॉर्म में है। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। सीरीज़ क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और 6, 7 भी कर लेते हैं, 1 से लेकर 7 तक लिखा हुआ। अब देखिए इसके बीच में आप गौर कीजिएगा तो हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंसेस दिखाई देगा, केवल डिफरेंसेस समझते हैं अभी, फिर टेक्निकल टर्म्स पे बाद में आएंगे। तो हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंसेस दिखाई देगा वो 1 का दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह का ऐसा सीरीज़ हुआ जो एपी के फॉर्म में है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ 1, फिर लिखा हुआ है 8, फिर लिखा हुआ है 27,
फिर लिखा हुआ है 64, फिर लिखा हुआ है 125 और इतना ही लिखा हुआ है 1, 8, 27, 64, 125। अब अगर इसके पूरे पैटर्न को गौर से देखिएगा तो ये दिखाई देगा 1 के पावर 3, ये दिखाई देगा 2 की पावर 3, ये दिखाई देगा 3 की पावर 3, ये दिखाई देगा 4 की पावर 3 और ये दिखाई देगा 5 की पावर 3। कहने का ये मतलब हुआ कि जिस किसी भी सीक्वेंस के बारे में आप और हम बात करने वाले हैं, है तो ये भी सीरीज़ में एक खास तरह का, सीरीज़ का मतलब हो गया एक खास तरह के पैटर्न को ये फॉलो करता है। और जब ये खास तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सीरीज़ में है। मगर क्या ये एपी में है? तो जवाब मिलता नहीं, ये एपी में नहीं है। ऐसा बहुत सा सीक्वेंस सीरीज़ में हम लोग जब पढ़ेंगे आगे जा करके तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी सीरीज़ का पार्ट है, मगर ये एपी का पार्ट नहीं है। तो एक एग्जाम्पल सीरीज़ का ही एक और एग्जाम्पल लेकर के बात को समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1, कहीं पे लिख दिया 2, 4, 8, 16, 32। फिलहाल यहीं तक रहने देता है। अब देखिए ये 1 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 का डबल करने पे क्या आएगा 4, 4 का डबल करने पे क्या आएगा 8, 8 का डबल करने पे 16 और 16 का डबल करने पे 32। हर एक कंडीशंस में डबल करने पे जो नंबर आ रहा है वो मेरे पास में बढ़ते चला जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह का सीरीज़ में लिखा हुआ नंबर है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है? तो जवाब मिलता है नहीं, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। तो एपी के फॉर्म में होने का मतलब क्या हो गया? एपी के फॉर्म में होने का मतलब ये हुआ कि जिसके बीच का डिफरेंसेस हर हालत में क्या रहे, सेम रहे। अगर डिफरेंसेस हर हालत में सेम रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये टर्म आपके पास में, यह सीरीज़ जो लिखा हुआ है वो हर एक सीरीज़ क्या है, एपी के फॉर्म में है। अब ये सिंबल हम इस तरफ से उल्टा क्यों बना रहे हैं? समझ में इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ही हमेशा माइनस करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ही माइनस करना है। क्योंकि अब हम लोग जो सीरीज़ का जिस खास पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस खास तरह के पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, उसके बारे में एक बात बहुत क्लियर है कि उसमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला तो ये, इसको सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा टेक्निकल टर्म में इसको A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉमा लगा हुआ है, ए से या फिर इसको A1 से, दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, ए या फिर A1। सेकेंड टर्म के लिए हमेशा जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं A2। थर्ड टर्म के लिए यूज़ करेंगे A3, फोर्थ टर्म के लिए A4, फाइव टर्म के लिए A5 और इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, तो रूल ये बोलता है एपी का कि हमेशा सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका, जो डिफरेंसेस आएगा वो हमेशा अगर कांस्टेंट होगा या फिर एक जैसा ही नंबर होगा तो वो नंबर कहलाता है कि ये जो टर्म आया, जो सीरीज़ आया वो एपी के फॉर्म में आया। अच्छा, एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहाँ पे ये लिख दिया गया हो कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13, ऐसा हो सकता है। 1 2 3 4 5 एक साथ बात किए, 7 8 9 10 11 एक साथ बात किए, फिर 13 से हम लोग कंटिन्यू कर लिए। इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह के जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म आपको क्या दिख रहा है, एक एपी का फॉर्म में दिख रहा है, तो फर्स्ट 5 टर्म तो एपी में है, मगर क्या ये पूरा का पूरा टर्म एपी को रूल के फॉलो कर रहा है? तो जवाब मिलता नहीं। क्यों? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 2 का डिफरेंसेस है। इस कंडीशंस में इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग एपी नहीं बोलेंगे। यहाँ से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जिस किसी भी सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट के बारे में बात करें, टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट के बारे में, यानी कि पूरी तरह से लेफ़्ट के बारे में और पूरी तरह से राइट के बारे में जब बात करेंगे, उस केस में भी आपके पास जो डिफरेंसेस आना चाहिए वो हर जगह पे सेम आना चाहिए। अगर हर जगह पे डिफरेंसेस सेम आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो टर्म होगा वो टर्म एपी के फॉर्म में है। अभी क्या है कि आपकी वीडियो में एक छोटा सा कट लगेगा, वो कट इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि ये बोर्ड तो मेरा भर चुका है। कट लगा करके ये होगा कि हमको रफ़ करने में जो टाइम लगेगा, और ऐसा कट आपको बीच बीच में लगता हुआ दिखाई देगा, तो उसको बहुत ज़्यादा ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि नया कुछ ये है। इसको रफ़ करने में जो टाइम लगेगा बस उस टाइम को बचाना है मेरा मकसद है। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को, फिर हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। जब हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मेरे पास में कोई भी टर्म सीरीज़ के फॉर्म में आएगा तो किस तरह से आएगा, अब हम लोग ये समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 और 12। हो सकता है इसके आगे भी नंबर लिखा हुआ हो, मगर फिलहाल एक फिक्स लेके नंबर को चलते हैं।
अभी अभी आपके बारे में बात बताया गया कि फर्स्ट टर्म को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म को हमेशा A2 से, थर्ड टर्म को हमेशा A3 से, फोर्थ वाले टर्म को A4 से, 5 वाले टर्म को A5 से और सिक्स वाले टर्म को A6 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि इसके आगे ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये सिक्स्थ टर्म का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12 का। हमेशा इस वाले चैप्टर में जो कन्फ्यूज़न लोगों को होता है वो चार चीज़ ही हम लोगों को पढ़ना है। पहला पढ़ना है A1 के बारे में, यानी कि फर्स्ट टर्म के बारे में। ये तो बहुत आसान है कि जहाँ से जिस नंबर का शुरुआत होगा वो कहलाएगा फर्स्ट टर्म। डी निकालना भी बहुत आसान है। डी के बारे में भी लोगों को समझ में आ जाता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करेंगे और तब जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंसेस का, यानी कि डिफरेंसेस जो आएगा उसका कॉमन डिफरेंसेस, इसलिए क्योंकि हर एक का जो डिफरेंसेस आता है वो हमेशा सेम आता है, इसीलिए इस केस को हम लोग कॉमन डिफरेंसेस भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म समझ में आ गया, डी समझ में आ गया। अब क्या है कि इसमें तीन चीज़ों को और समझना है। पहला तो हम लोग समझते हैं एन के बारे में, एन के बारे में, और लास्ट में समझते हैं एल के बारे में। देखिए जो एन होगा वो होगा आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12, और ये लास्ट टर्म जो 12 आया है वो कितने पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे या फिर सिक्स्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये बात को समझिए कि ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ टर्म होता है वो कहलाता है एन और ये कहलाता है एन। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स में आया, फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, 4 5 6 7 8 9 10, आखिर कितने नंबर ऑफ टर्म्स में जाकर के ये 12 आएगा। ये 12 बताता है कि ये नंबर क्या आएगा, और ये n बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा। फर्स्ट में आ गया, कभी सेकंड में आ सकता है, किसी भी जगह पे आएगा, तो ये n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये चूँकि सबसे लास्ट में होता है इसीलिए an को और l को दोनों को एक जैसा ही बोला गया है, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा वो सेम ही होता है, इन दोनों में चेंजेस नहीं आता। an का मतलब हो गया लास्ट टर्म, हमेशा इसको an से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए बहुत जगहों पे l भी बताया जाता है, l यानी कि लास्ट टर्म, ताकि n का और an के बीच का जो डिफरेंसेस है जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है उस कंडीशंस को आपको सॉर्ट करके बताया जा सके या फिर उस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। अगर इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन फिर आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, अब अगले इसी पे थोड़ा सा अगर हम लोग और भी ज़्यादा बात कर लें तो ये समझ में आता है हम लोगों को कि ए के बारे में बात हो गया, इसके कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात हो गया, यानी डिफरेंसेस के बारे में बात कर लिए। थर्ड हम लोग एन के बारे में बात कर लिए, फिर ए एन के बारे में बात कर लिए और लास्ट टर्म के बारे में बात कर लिए। अब क्या है कि इसका एक फार्मूला दिया जाता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का मतलब क्या होगा, इससे पहले हम ये निकालना सीखेंगे कि कोई भी टर्म एपी के फॉर्म में है या नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सारे टर्म के बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। अगर सेम होगा तो वो एपी के फॉर्म में होगा। ये था इस क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग ये बात करेंगे कि अगर डिफरेंसेस सेम नहीं हुआ तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक, उसी का कन्वर्ट समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग बात किए ए के बारे में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म के बारे में। जो मेन डिफरेंसेस होता है एन का और ए एन के बीच का, उसको आप समझने का कोशिश करते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। मान लीजिए ए एन का मतलब जनरली ये होगा कि वो लास्ट टर्म होगा, वहाँ पे एन को डिफाइन जनरली नहीं किया जाता है। क्या मतलब है, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 6 9 12 15 ऐसे करके डॉट 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 लास्ट में लिख देते हैं 30। यहाँ पे हम लोग कब तक 30 लिखेंगे कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ पे 3 का टेबल है तो आपके लिए भी थोड़ा सा समझना शुरू में आसान होगा, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल्स को इस तरह से लिखा गया है। A1 का मतलब हो गया कि A1 का मतलब हो गया ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, A2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके मन में दो ही सवाल उठना चाहिए कि n और an के बीच का डिफरेंसेस क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली जो मोटा जो फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं n पे और an पे। तो क्या अब ऑब्वियसली बात है, एक टेबल है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो हर कंडीशन में 3 ही होगा। लास्ट में 30 भी लिखा हुआ, ये बात बोल ही रहे हैं तो ये पहले से ही क्लियर है। यानी कि डी के बारे में बात समझ में आ गया कि डी यानी कि कॉमन डिफरेंसेस जो होगा वो हर जगह पे 3 होगा और यही इसका खासियत है, डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये कॉमन डिफरेंसेस है। एन के बारे में बात किया जाए तो एन में और ए एन के बारे में बात किया जाए तो इन दोनों को समझना होता है।
अगर हम n के बारे में बात करेंगे तो टेबल देख करके n क्या आएगा 30, और 30 नंबर पे लिखा हुआ टर्म क्या है आपका 30 नंबर पे लिखा हुआ टर्म जो होगा वो होगा 30। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि n को रिप्रेजेंट करेंगे 10 से, और an को जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30। मेरे ख्याल से n और an के बीच का डिफरेंसेस अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, लिखना चाहते तो भी लिख लीजिए। n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और an का मतलब होगा वो नंबर जो उस टर्म्स की जगह पे आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल कहानी। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एक एग्जांपल्स को और समझते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, और फिर उसके टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि लास्ट टर्म क्या आएगा, इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता, इस तरह की चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ 4 कॉमा ऐसा 4 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, और 14 लिख लीजिए, 19 लिख लीजिए, और 24 लिख लीजिए, 29 लिख लीजिए। मुझे इस पूरे के पूरे पैटर्न को देख करके बताइए कि क्या ये टर्म AP के फॉर्म में है या नहीं है। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी AP के बारे में बात करेंगे तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, या फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, या फिर A4 में से A3 को माइनस करेंगे। जो माइनस करने का सिलसिला है वो हमेशा और हमेशा इस तरफ से देखा जाए तो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ होगा। और हम लोग फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसके बीच का डिफरेंसेस अगर हर जगह पे सेम आएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तब जा करके बोलेंगे कि ये जो टर्म आया आपके पास में वो AP के फॉर्म में आया। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, 14 में से 9 माइनस करेंगे, एरो का सिंबल इसलिए बनाया ही गया है ताकि ये समझ सके कि 14 में से 9 को माइनस करना है। तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 9 ऐसे भी कर सकते हैं, ये 4 + 5 9 + 5 है, ये 9 + 5 14। इसमें से इसको अगर 5 आएगा, इसमें भी मेरा इस वाले में भी क्या आएगा 5 आ जाएगा, जो कॉमन डिफरेंसेस होगा। इसके बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वो आएगा 5 का। ठीक है, अगर हर एक कंडीशन पे डिफरेंसेस सेम आ रहा है तो इसका यही मतलब निकला कि जो कॉमन डिफरेंस है सबका वो सेम आया, यानी कि AP के फॉर्म में होगा। तो हम इसे लिखने का तरीका भी कैसे लिखेंगे, 9 - 4, 14 - 9, या फिर 19 - 14, इस तरह से करके लिखना होगा। हर एक के बीच का डिफरेंसेस आसानी से निकाल लीजिएगा, जो नंबर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह पे क्या दिख रहा है, डिफरेंसेस सेम दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये टर्म पूरा का पूरा AP के फॉर्म में है। अब इसी में पूछ दिया जाएगा आपका कि अब एक बात बताइए कि चलिए यहाँ तक तो 6 टर्म तक लिख के दिखा दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि 50th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 50th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, इसके बारे में आपको बात करना है। तो अब हम एक एक करके वहाँ तक तो निकाल नहीं सकते नंबर, ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक करके निकालना, क्योंकि जब आपके पास में फॉर्मूला दिया हुआ नहीं होगा तो वो जो मैथ बन जाता है तो वो जो मैथ बनता है वो मैथ क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस आ सकता है मैथ के केस में कि वो बने ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, AN, यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू A + n - 1 × D। मेरे ख्याल से अब आप इंट्रोडक्शन तो हो चुका है सबसे, आपका AN के बारे में बात कर चुके हैं। AN जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट टर्म अगर वो पूछ रहा है तो कितनावा लास्ट टर्म पूछेगा वो, भाई 5th पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे, 100th पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे लास्ट टर्म क्या आएगा। इसका मतलब है वो जिस पोजीशन के बारे में पूछना चाहेगा वो होगा n, और यहाँ पे n क्या लिखा हुआ है आपका 50th टर्म, यानी कि 50वां जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। सिंपल हम लोग इस पर अगर वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, देखते हैं। A की जगह पे क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म होगा 4 का, हम लोग ये बात किए थे, A और A1 दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, प्लस n की जगह पे क्या लिखा हुआ 50 - 1, और D की जगह पे क्या लिखा हुआ 5 का, तो 5 लिख दिए। इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 + 49 × 5। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इसको ऐड ये कर लीजिए, यानी कि आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं 4 + 5 9 45, 4 कैरी 4 × 5 20 + 4 24,
अगर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो क्या दिखाई देगा 249, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि लास्ट में जो आपके पास में टर्म आएगा इसके फॉर्मेट में 4, 9, 14, 19, 24, 29 का जब 50th टर्म आएगा वो 50th टर्म क्या आएगा आपके पास में 249 का, और यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी एक सिंपल तरीका था, क्योंकि हम सिंपल एग्जांपल इसलिए लिए थे ताकि समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 4 यहाँ पे, 4 इसके यूनिट प्लेस 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 पे, यानी कि हर कंडीशंस में जो ऑड नंबर होगा, 1 कैसा नंबर है ऑड, 3rd कैसा नंबर है ऑड, 5th कैसा नंबर होगा ऑड, 7th ऑड, ऐसा करके ऑड नंबर आएगा। मगर जो इवन नंबर है तो यानी कि 9th इवन पोजीशन पे है, 19 4th इवन पोजीशन पे है, 29 ये 6th के इवन पोजीशन, 6 एक इवन पोजीशन ही होगा। तो 50th टर्म में भी लास्ट में क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन चाहे जहाँ कहीं भी गलती हो वो बात अलग चीज़ है, मगर इसके यूनिट प्लेस पे 9 ये बता रहा है कम से कम कि मेरे पास जो मैथ बनाया गया था वो मैथ बिल्कुल सही था। कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे तो बस हम लोग इतने ही तरह का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं। बहुत सिंपल, इससे ईजी एक्सरसाइज आपको जनरली नहीं मिलने वाला, इतना साधारण सा एक्सरसाइज है। और पहले बोल दिया गया कि अगर आप मैथ्स के अलावा चाहते हैं रीजनिंग वगैरह के फॉर्म में कुछ अच्छा कर सकें, हालांकि जब आप आईआईटी वगैरह के लिए तैयारी करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि जब आप आरडी सर में पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप आईआईटी या फिर किसी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स में जब आपका रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी के नाम पे जब कुछ पूछा जाएगा तो एपी उसका फॉर्म में होगा, या फिर सीरीज़ का एक खास पार्ट आपके फॉर्म में ज़रूर आता है, मतलब फॉर्म्स में ही पूछा जाता है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोगों को इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात किया गया। पहला ये बोला गया कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ऐसा सिंपल एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 ऐसा करके कोई नंबर लिख दिया गया। दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत दिख रहा है, 17 में से 14 माइनस करेंगे 3, 11 माइनस करेंगे 3, 8 माइनस करेंगे 3, 5 माइनस करेंगे 3, ये माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे तो 3। हर एक कंडीशंस में जो आपके पास में नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है। अब आपके पास में ये पूछ देगा इस क्वेश्चन में कि क्या यहाँ पे कोई नंबर होगा। सपोज कर लेते कोई सा मेरे 250 2 ले लेते हैं, 252 लेते हैं। अब आपसे ये पूछेगा क्या ये इस सीरीज़ का पार्ट है या नहीं है। तो उस कंडीशंस में क्या मेरे पास में an गिवन है, हम लोग सपोज कर लेंगे कि इस सीरीज़ का ये वाला पार्ट होगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है n जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, जैसे आपके स्कूल्स में एग्जाम्स होता होगा तो स्कूल का एग्ज़ाम क्या होता है, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी बच्चे का जो रैंक आएगा वो फ्रैक्शन में आ गया, सेकंड करने की जगह पे 2.5 रैंक आ गया उसका, ऐसा नहीं होगा। तो अगर n के जगह पे जब भी हम लोग बात करेंगे n अगर आपका फ्रैक्शन में नेगेटिव 0 इस तरह का कोई भी नंबर आएगा तो हम लोग क्लियरली ये बोल देंगे कि ये मेरा AP के फॉर्म में नहीं होगा, ये किसी भी तरह के AP के फॉर्म नहीं करने वाला। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला था मेरे पास में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस a, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, इसमें हम ये मान लेंगे कि 252 जो होगा नंबर यहाँ पे वो इसका पार्ट है, 252 इसका पार्ट है। a की जगह पे क्या दिख रहा है 2, n तो पता ही नहीं है, और d की जगह पे क्या दिख रहा है 3 का। ऑब्वियस बात है कि जब भी हम इसमें से निकालेंगे इस वैल्यू में से हमेशा n को निकाल लेंगे। पहले तो इस नंबर को माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा 252 माइनस 2 करेंगे तो सिंपली लिख देते हैं 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में 3। यहाँ पे इंटू 3 है तो अगर हम इस तरफ भेजेंगे, यहाँ से अगर 3 को हटा लिया जाए अगले स्टेप में अगर आप इस काम को करेंगे और यहाँ पे 3 लगा देंगे तो सिंपल है कि 5 + 2 क्या आएगा 7, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल ये होगा ही नहीं। ठीक, तो जब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब हो गया कि n का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। और अभी हम लोग बात किए कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव इस तरह का नंबर नहीं आएगा। n जब भी होल्ड करेगा अपने पास में हमेशा नेचुरल नंबर को ही होल्ड करेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। ये एक इम्पॉर्टेंट मार्किंग पॉइंट है ये वाला, क्या कि जब भी n होगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमेशा n, ये n कैपिटल N का मतलब होगा नेचुरल नंबर, ये हमेशा कैसा नंबर होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये जो ई लिखा हुआ है ये ई नहीं है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, यानी कि ये इसका पूरा का पूरा टर्म जो होगा वो इसके अंदर में समा जाना चाहिए।
तभी जा करके हम बोलेंगे ई एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा एडवांस तरीका हो गया लिखने का, हम लोग लिखते हैं मगर इसी तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस में कोई चीज़ कैसे कब लिखा जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें और दे देना है, वो कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर मेरे पास में फ्रैक्शंस में होगा, दूसरा ये पूछ दिया जाता है लास्ट टर्म बताने के लिए, मिडिल टर्म बताने के लिए। क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, लास्ट टर्म बताइए क्या आएगा इसका, कि लास्ट टर्म तो फिर भी ठीक है, एल के बारे में पूछ दिया जाएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अगर ये नंबर है, मान लीजिए कि यहाँ से हटा देते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ से हट गया, अब आपसे ये पूछ दिया जाता है कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताइए कि ये फोर्थ टर्म जो आपके पास में आएगा वो क्या आएगा। तो इसको बनाने का दो तरीका, या तो हम लोग पहले लास्ट टर्म से पूछ रहा है फोर्थ टर्म, तो सोचिए कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होगा। बहुत सा बच्चा क्या करता है, इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 17 कर दिया, 14 कर दिया, 11 कर दिया, 8 कर दिया, 5 कर दिया और 2 कर दिया। ठीक है, तो जो अब तक आपके पास में लास्ट था वो आपके पास में क्या बन गया, अब A1। D की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, A1 इज इक्वल टू क्या आ गया 17, शुरू में लिख भी लेते हैं। D का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 14 माइनस में 17, क्योंकि अब आपके पास में वैल्यू ही चेंज कर गया है पूरी तरह से। तो इसका क्या मतलब होगा कि -3 आ गया D, और फॉर्मूला तो हम लोग सेम ही लगाएंगे, AN इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा था लास्ट से 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर तो हम लोगों को एग्जाम्पल्स दिख रहा है, मगर जहाँ नहीं दिखेगा उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यानी कि सिंपल लिखते हैं, n की जगह पे क्या आएगा 4 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 4 माइनस 1 इंटू D की जगह पे -3। जब ये सारा लिख ही रहे तो A की जगह पे क्यों छोड़ देंगे, यहाँ पे 17 कर देते हैं, 17। अब बस इसके फॉर्मेट को सॉल्व कर लेना। 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, और सिंबल यहाँ पे किसका, माइनस का, तो -9। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो A4 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 8 का, और यहाँ पे भी क्या आपके पास में दिख रहा है 8 ही दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको राइट हैंड साइड से बोला जाएगा कि एंड से बताने के लिए कि थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या आएगा, तो आप इसको आसानी से इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में एक और बात कर लिया गया है यहाँ पे, वो बात ये है कि कभी कभी मिडिल टर्म पूछ दिया जाता है। देखिए जिस कंडीशंस में 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, उस केसेस में तो बहुत आसान है। ऑड नंबर किस नंबर को बोलते हैं, ऑड नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे, अब वो नहीं कि 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, वरना आप डिवाइड करते रह जाएंगे और टाइम बीत जाएगा। उस नंबर को ही हमेशा ऑड नंबर बोलेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, बस खत्म। इवन नंबर किसको बोलेंगे, जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, उस नंबर को इवन नंबर बोलेंगे। ये नहीं कि वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड कर रहा हो उस नंबर को इवन नंबर बोलेंगे, और फिर टीचर पूछ दी कि 0 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है तो बस बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं करना, सिंपल रखना चीज़ों को, जितना आप सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखना चीज़ों को। तो ये आ गया। अब आपसे पूछ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 6 टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिडिल टर्म के बारे में पहले बात को समझते हैं, फिर इसको एग्जांपल्स के थ्रू और भी ज़्यादा समझते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 टर्म लिखा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 लिख भी लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अगर मिडिल टर्म के बारे में बात किया जाएगा और ये नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर आपके पास में कैसा नंबर है, जो टर्म है वो लिखा हुआ 5 टर्म आ रहा है यहाँ पे। इसके मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो ये बहुत आसान है कि मिडिल टर्म आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 5/2 क्या आएगा आपके पास में 2.5, जो पॉइंट में आएगा ठीक उसके बाद का नंबर होगा मेरे पास में नेक्स्ट टर्म। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद यानी कि 2 के बाद जो टर्म आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मिडिल टर्म को तो फाइंड करना उस केसेस में जहाँ कहीं भी ऑड नंबर के बारे में बात था वो बहुत आसान था। अब क्या, जब वहाँ पे आपके पास में टर्म लिख दिया जाएगा कि ये बताइए कि इसका मिडिल टर्म कौन सा आएगा, 6 लिख दिया गया, तो यहाँ पे मिडिल टर्म को क्या दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, थर्ड भी और फोर्थ भी। 6 के केस में क्या करेंगे, डिवाइड तो इसको भी करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो थर्ड और फोर्थ ये 2 टर्म जो होगा मिडिल टर्म के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब आपका क्वेश्चन का नेचर ये बोल रहा होगा कि मतलब बोल रहा होगा कि मिडिल टर्म क्या क्या आएगा, तो लिखेंगे 3 और 4। एग्जैक्ट मिडिल टर्म क्या आएगा, तो लिखेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.7। इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एंड वाला कहानी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में और इसमें बात समझते हैं, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सम करने पे क्या आने वाला है। सम करेंगे तो किस तरह से काम करेंगे, सम करने पे कैसे क्या काम होता है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 1 से लेकर के सम ऑफ, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया गया आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। यानी कि आपके दिमाग में जैसे ही बात बोला गया, पहला तो ये चीज़ क्लिक करा गया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100। क्या इस पूरे के पूरे नंबर को एक साथ में ऐड कर पाना आसान है? तो जवाब मिलता है नहीं। तो तरीका क्या होगा 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का, इसको लेकर के भी एपी में एक खास तरह का फॉर्मूला दिया गया है। मेरे ख्याल से ये समझ में आएगी क्या होगा कि हम लोगों को करना क्या है, 1 से लेके 100 तक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को फॉर्मूले के तहत ऐड कर देना है। तो फॉर्मूला पहले पता कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है SN, यानी कि सम ऑफ टर्म SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। SN यानी कि सम करना है n नंबर ऑफ टर्म्स तक का, 100 नंबर का, तो n की जगह पे 100, जहाँ भी 100 यहाँ पे 2। फर्स्ट टर्म आपके पास में दिया होगा, क्योंकि आपके पास में n, a और d, अगर ये 3 चीज़ दिया होगा तभी जा कर के आप n के वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर नहीं दिया होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा क्लू होगा जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब आपसे पूछा गया फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इसका मतलब होगा कि S100 के बारे में बात चल रहा है। फर्स्ट 100 का मतलब यानी कि n की जगह पे क्या लिखेंगे, 100/2। टू फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 × 1, आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्लस 100 - 1 का मतलब होगा 99d। तो 99d की जगह पे वापस से 1 ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो डिफरेंस हमेशा 1 का ही आना है, तो डिफरेंस की जगह पे 1 लिख दिया गया। अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 50 ब्रैकेट में 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया 99 + 2 ऐड कर दिए तो आ गया 102। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस पे 1 0 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 कैरी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि आपके पास में आ गया 5 × 2 = 10 और 5। मुझे फिर से चेक कर लेना दीजिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 1 कैरी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए 1 ऐड कर दिए 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो जी, तो आपके पास जो नंबर आपके पास में बन करके रेडी हो गया वो आ गया 5100। ये आपके पास में सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो यही नंबर आपके पास में आने वाला है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को बात करना था पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब अगर ये नेचुरल नंबर 10 का पूछता तो अलग बनता। कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बात किया जाए तो मोटा मोटी इतना ही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोगों को इसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में बात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो था वो आपको अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट्स का वीडियो अगर समझ में आ गया तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ये बहुत छोटा वीडियो है। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चंस होगा उस पर जो इंपॉर्टेंट होगा, वैसे तो नहीं बोलेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो टफ होगा उसको मेरा काम है बना के दिखा देना। बाद बाकी क्वेश्चंस को आप घर में बैठ करके बनाइएगा और बनाने के बाद जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपका बेनिफिट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स आपको ही देना है तो प्रैक्टिस भी आपका ही होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को मेरे साथ शेयर करने में हेल्प करेंगे। आपका कोई फ्रेंड होगा, आपके घर में कोई सर्वेंट आ रहा होगा काम करने के लिए, उसको उसके बच्चे तक इसको पहुंचाने में हेल्प कीजिए। वैसा बच्चा जो कमज़ोर है पढ़ाई में, या फिर कमज़ोर तो नहीं है, वैसा बच्चा जो ये बोल सकते हैं कि उसको सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा पढ़ाई का, तो आप मेरी तरफ से ये एफर्ट लगा दीजिए। इस बात का हम लोग अनुरोध कर सकते हैं आपसे कि उस बच्चे तक इस चीज़ को पहुंचाइए, और जो गांव देहात में रहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए किसी भी तरीके से, ताकि लोगों को ये बात समझ में आ सके कि 10th क्लास में कम से कम कोई एक ऐसा है जो उनके साथ में खड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अब तक का बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कंप्लीट आर्टिस्ट शर्मा पर ही बेस्ड आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।